मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत तीसरा बेसिक क्लास ले रहे हैं, जिसमें हम लोग बनावट के आधार पर पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो बनावट के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक है तत्व, दूसरा है यौगिक और तीसरा है मिश्रण। तो देखिए ये तीनों क्या होते हैं, जरा सा मैं उस पर डिस्कस करता हूं। तत्व है एक शुद्ध पदार्थ होता है। क्या मतलब? शुद्ध पदार्थ यानी उसमें एक ही तरह के चीज मौजूद होते हैं। उसको आप यदि कितनों काटोगे, आप सोचोगे कि एक भाग में अलग गुण आए, दूसरे भाग में अलग गुण आए, तो ऐसा संभव नहीं है। उसको आप कितना भी भाग में विभाजित करो, एक में जो गुण होगा वही गुण दूसरे में होगा। मान लिया जाए इसका पहला पार्ट में यह गुण है कि वह पानी में गल जाएगा, तो दूसरा पार्ट भी पानी में गल जाएगा। मतलब तत्व जो है वह बिल्कुल शुद्ध पदार्थ होता है, यानी उसको किसी भी विधि के द्वारा दो भिन्न भिन्न गुण वाले पदार्थों के रूप में विभक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो तत्व जो है वह क्या होता है? एक शुद्ध पदार्थ होता है। ऑक्सीजन हो गया, ब्रोमीन हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे क्या होते हैं? यह सारे तत्व होते हैं। तो तत्व का डेफिनेशन, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी विधि द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यह हो गया तत्व। दूसरा चलते हैं यौगिक। यौगिक जो है वह नाम से ही पता चलता है कंपाउंड। यह जो है दो को मिला करके बनता है, यानी दो या दो से अधिक तत्व को मिलाएंगे तभी यौगिक बनेगा। लेकिन हाँ, इसमें भी एक शर्त है भाई कि जितना मन तितना दो तरह का तत्व मिला दोगे तो वो यौगिक नहीं बन जाएगा। जैसे आप जानते हो जल में हाइड्रोजन रहता है और क्या रहता है? ऑक्सीजन। अब थोड़ा सा हाइड्रोजन डाल दिए किसी अति में और थोड़ा सा ऑक्सीजन डाल दिया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल जैसे तैसे नहीं बन जाएगा। उसमें एक नियम होता है, एक निश्चित अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा को मिलाएंगे तभी वह जल बनेगा। तो इसका मतलब यही है कि यौगिक जो है वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। जैसे हो गया जल, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, चीनी हो गया, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे यौगिक होते हैं। तो यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने भिन्न गुण वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यानी यौगिक का जो गुण होता है वह दोनों तत्व से डिफरेंट होता है। जल ही के बारे में ले लो, हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है जो हवा में उड़ेगा, बट उसी से जो बनता है जल क्या हो गया? एक लिक्विड हो गया, उसका एक अलग ही गुण होता है, वह एक द्रव हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि इसमें जो पदार्थ बनता है वह भिन्न गुण वाला पदार्थ होता है। चलिए ठीक है, चलते हैं तीसरा टॉपिक पर, मिश्रण। तो तत्व में क्या था? वह एक शुद्ध पदार्थ होता था, उसको आप कितना कुछ करो तो अलग नहीं होगा। यौगिक क्या था? दो या दो से अधिक तत्व के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता था। अब आ जाता है मिश्रण। नाम से ही पता चलता है मिश्र मतलब मिला हुआ। इसमें जो है दो या दो से अधिक तत्व को मिलाइए, यौगिक को मिलाइए, कुछ भी मिलाइए, इसके किसी भी अनुपात में मिलने से, इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, उसके किसी भी अनुपात में मिलने से जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? यौगिक कहते हैं। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, यह एक मिश्रण हो गया। चीनी और पानी का जो मिक्स फॉर्म हो जाएगा, उसको मिलाएंगे, वह एक मिश्रण हो जाएगा। समुद्री जल में बहुत सारे चीज मिले होते हैं, तो मिश्रण हो गया। हवा मिश्रण हो गया। तो चलते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? मिश्रण। हवा हो गया, समुद्र का जल, हवा हो गया,
समुद्र का जल हो गया, नमक और पानी का मिश्रण विलियन, ये सारा चीज क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। चलिए अब इस तीनों के प्रकार पर आते हैं। तत्व के प्रकार कितने हैं, यौगिक के प्रकार कितने हैं और मिश्रण के प्रकार कितने हैं। तो सबसे पहला है जो तत्व है, तत्व का प्रकार। तो तत्व का जो प्रकार है 2 प्रकार का होता है, बल्कि 3 प्रकार का होता है, धातु, अधातु और तीसरा उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु में क्या होता है, देखिए हालांकि ये जो चैप्टर है धातु और अधातु, चूंकि आप लोग 10th में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपका चैप्टर ही है एक धातु और अधातु। वहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं तो सब चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए, ताकि जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो हर एक चीज समझने में आसानी होगी। तो धातु क्या होता है? धातु जो है वह धातु का निर्धारण निम्न भौतिक गुण के आधार पर होता है। हालांकि भौतिक गुण भी होता है, रासायनिक गुण भी होता है। हम आपको जब 10th में इस चैप्टर को पढ़ाएंगे धातु और धातु, तो भौतिक और रासायनिक दोनों गुण बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ भौतिक गुण के आधार पर कुछ डेफिनेशंस लिखे हैं। गुण के आधार पर ही बल्कि इसका डेफिनेशंस होता है। यहाँ थोड़ा संख्या कम लिखे हैं, वहां पर और ज्यादा पढ़ाएंगे। तो क्या होता है, धातु जो है ऐसे तत्व को कहते हैं जिसमें चमक होता है। चमक धातु का एक स्पेशल गुण होता है। अघात वर्ध और तन्य, अघात वर्ध का मतलब हुआ कि उसको यदि पीटोगे तो पीट करके उसको चौड़ा कर सकते हो। जैसे कुदाल का जो अगला पार्ट बनाते हो धातु वाला चीज, पीट करके उसको चौड़ा किया जाता है। तो खैर मतलब उसमें अघात वर्ध है, और तन्य मतलब उसको एक तार के तरह, पतला तार की तरह खींच सकते हो। तो अघात वर्ध और तन्य का भी गुण होता है। धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक इसका मतलब इससे होकर के उष्मा भी पास कर सकती है और विद्युत भी पास कर सकती है। सुचालक एक अच्छा चालक होती है धातु, उष्मा का भी और साथ ही साथ विद्युत का भी। ठीक है, उसके अलावा धातु की तनन क्षमता अधिक होती है, उसको ज्यादा दूर तक तान सकते हैं। अगला है यह जो है साधारणतः ठोस अवस्था में पाया जाता है। साधारणतः यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। हालांकि जो है एक पारा एक ऐसा धातु है जो ठोस नहीं बल्कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। हालांकि धातु ही है लेकिन वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर एक अपवाद के तौर पर हो गया, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि एक ऐसा धातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो उसका जवाब आ जाएगा पारा। ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारे अपवाद आपको जब हम मेन चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर और भी बहुत सारे अपवाद होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक अधातु। अधातु क्या होता है, बस जो ऊपर पर लिखे थे उसका उल्टा गुण होगा। जैसे उसमें चमक होता था तो इसमें चमक नहीं होगा। धातु अघात वर्ध और तन्य होता था तो धातु अघात वर्ध और तन्य नहीं होगा, ये दोनों गुण नहीं होगा। अच्छा, उसमें तन्यता का गुण होता था। तन्यता मतलब तन सकते, लेकिन इसको तनोगे तो यह टूट जाएगा। भंगुर का गुण होता है तो वही भंगुर हुआ। यह उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक, अच्छा चालक नहीं होता है। अगला है यह जो है ठोस में भी पाया जाता है, द्रव अवस्था में भी पाया जाता है और गैसीय अवस्था में। यानी अधातु जो है वह तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो जस्ट जो डेफिनेशन हम धातु का लिखे थे उसका विपरीत है। ऐसे तत्व को अधातु कहते हैं जिसमें चमक नहीं होती है, जो अघात वर्ध एवं तन्य नहीं होते हैं, जो भंगुर होते हैं, जो उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, वहां सुचालक था यहाँ कुचालक होते हैं, तथा जो ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। तीनों अवस्था में पाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन, जितना भी गैस हुआ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयोडीन, ये सारे जो है क्या है, ये सारे अधातु हैं। रिमार्क, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें इसका पहला गुण ही लिखा है कि इसमें चमक नहीं होती है, लेकिन ब्रोमीन जो है आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकता है। आप देखना
यदि नमक को जो है यदि आप धूप में रख दोगे तो उसमें चमक निकलती है, क्योंकि उसमें आयोडीन मिला रहता है। तो आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें क्या होता है, चमक होता है। आपको ये क्वेश्चन पूछे कि एक ऐसा अधातु का नाम बताओ जिसमें चमक होती है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन। एक और है, तीसरा है उपधातु। उपधातु मेटलाइड। ऐसा तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसे उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक, ज्यादा जगह नहीं है, चलिए एक एग्जांपल लिखें। तो एक ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उपधातु। एग्जांपल के लिए हम एक आर्सेनिक लिखे हैं, और भी बहुत सारे उपधातु हैं। तो ये है आपका तत्व का वर्गीकरण, जिसमें तत्व दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बाकी यौगिक और मिश्रण के प्रकार पर भी चलते हैं। चलिए जल्दी से इसको पूरा कर लीजिए। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं यौगिक के प्रकार पर। तो यौगिक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी उसमें कार्बन उपस्थित रहेगा, और अकार्बनिक यौगिक उसमें कार्बन उपस्थित नहीं रहेगा। तो कार्बनिक यौगिक में तो कार्बन का उपस्थित होना अनिवार्य है ही, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, वो सब चीज नहीं होना चाहिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस दोनों में भी कार्बन है, लेकिन यह कार्बनिक यौगिक नहीं है। धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट, ये दोनों भी कार्बनिक यौगिक नहीं है। कार्बोनेट उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है, लेकिन फिर भी यह कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन उपस्थित होगा, लेकिन कुछ अपवाद है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट को छोड़ करके जितने भी यौगिक हैं जिसमें कार्बन उपस्थित होते हैं, सारे के सारे यौगिक क्या कहलाएंगे, कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। तो जनरली तौर पर कार्बनिक यौगिक जो है वह मनुष्य यानी जीव जंतुओं या फिर वनस्पतियों में मौजूद होते हैं। कार्बनिक यौगिक की जो उपस्थिति होती है वह जीव जंतुओं और वनस्पतियों में होती है। चलते हैं इस पर। कार्बनिक यौगिक वैसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित रहता है, CO2, CO, कार्बन धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को छोड़कर उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यह यौगिक वनस्पतियों एवं जंतुओं में उपस्थित रहता है, जैसे चीनी हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया। तो ये था आपका कौन सा अम्ल, कार्बनिक, कौन सा यौगिक, कार्बनिक यौगिक। अब चलते हैं अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यानी कार्बन उपस्थित नहीं रहेगा। तो इसमें भी वही स्थिति है, इसमें कार्बन उपस्थित नहीं रहेगा, लेकिन इसमें धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ये जरूर उपस्थित रहेंगे। ये सब भी अकार्बनिक ही कहलाते हैं। तो अकार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से भूपर्पटी या भूमि के खान में पाए जाते हैं। वैसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं रहता है, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से, मतलब ये मौजूद जरूर रहेगा। यह यौगिक प्रायः भूपर्पटी या भूमि के खानों में पाया जाता है, उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट हो गया, C उपस्थित हुआ, कार्बन उपस्थित हुआ, फिर भी यह अकार्बनिक यौगिक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, तो यह सारे जो है अकार्बनिक यौगिक हैं। समझ गए बात को। तो इसमें अपवाद स्वरूप जो बात है वो ध्यान रखना है। ऊपर वाला में CO, CO2,
धातु के कार्बोनेट और बायकार्बोनेट, इसमें कार्बन उपस्थित रहता है, उसके बावजूद भी यह कार्बनिक यौगिक नहीं है, इसको जो है वह अकार्बनिक यौगिक में स्थान दिया गया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार, तो मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांग मिश्रण और एक विसमांग मिश्रण। समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। तो समांग मिश्रण में क्या होता है, उसमें आपको जो भी चीज को मिश्रित करेंगे, मिलाएंगे, उसमें संघटन जो है वह समान रूप से दिखाई पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए चीनी और पानी को मिलाते हैं, तो क्या आपको कहीं पर भी ये समझ में आता है कि इस भाग में चीनी कम है, इस भाग में चीनी की मात्रा ज्यादा है? ऐसा तो कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि वह पूरा तरह से मिक्स हो जाता है। तो ऐसा मिश्रण हो गया समांग मिश्रण। उसी तरह विसमांग मिश्रण में आपको पता चलेगा कहीं पर किसी की मात्रा ज्यादा है, कहीं पर कम है। तो जैसे पानी और बालू का मिश्रण हो गया, जैसे हम लोग बारूद में चलते हैं या फिर धुआं में, तो इन सब चीजों में जो संघटन होते हैं, मिश्रण के जो संघटन होते हैं, उनका अनुपात हर जगह अलग अलग होता है। तो समांग में अनुपात समान होता है और विसमांग में अनुपात अलग अलग होता है। चलते हैं, तो ऐसा मिश्रण जिसके हर एक भाग में अवयवों का अनुपात समान हो, उसे समांग मिश्रण कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के मिश्र धातु जो है समांग मिश्रण होते हैं। सीमेंट, दूध, किरोसिन तेल, ये सारे जो है वो है समांग मिश्रण। और विसमांग मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में अवयवों का अनुपात समान नहीं होता है, उसे विसमांग मिश्रण कहते हैं। जैसे बारूद, धुआं, बालू और पानी का विलयन। ठीक है, तो ये था डिस्कशन तत्व, यौगिक और मिश्रण, साथ ही साथ इनके प्रकार पर। ठीक है, अब जो है कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है, वो कुछ यौगिक फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। हम उसको जो है यहाँ पर लिख दे रहे हैं। चलिए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण यौगिक पर, जिसका हमने यौगिक और उनका सूत्र लिखा हुआ है। उनको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा एग्जाम के व्यू से। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो हम एक एक करके डील करते हैं। चीनी सबसे पहला है, जिसका सूत्र होता है C12H12O11। दूसरा है ग्लूकोज C6H12O6, यानी दोनों में चीनी रहे या ग्लूकोज, दोनों में CHO और CHO मौजूद रहता है। तीसरा है बोरेक्स, जिसका दूसरा नाम सुहागा भी है, Na2B4O7 इंटू 10H2O। 10H2O यानी 10 हाइड्रेट्स भी बोल सकते हैं H2O को। अगला है यूरिया CONH2 का होल 2, NH2 का होल 2। ठीक है, अम्लराज जिसको जो है एक्वारेजिया भी बोला जाता है, अम्लराज एक्वारेजिया, यह जो है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को ही अम्लराज कहते हैं। यह इतना पावरफुल होता है कि यह सोने को भी गला सकता है, यानी साफ करने के लिए, रत्न को साफ करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है एक्वारेजिया, जिसमें एक भाग HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का और 3 भाग HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। इसीलिए हम ब्रैकेट में हमने 1:3 लिख दिया। चलिए आगे चलते हैं। नीला कशिश, जिसको हम लोग तूतिया भी बोलते हैं, ये है CuSO4 5H2O। अगला है हरा कशिश या हरा थोथा, FeSO4 7H2O। श्वेत या फिर उजला कशिश, श्वेत कशिश या उजला थोथा, ZnSO4 7H2O। ठीक है, नेक्स्ट है जल गैस, जिसका दूसरा नाम है भाप अंगार गैस। भाप अंगार गैस ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन यानी CO प्लस H2 मिलकर के भाप अंगार गैस बनता है। अगला है प्रोड्यूसर गैस, जिसको बोलते हैं वायु अंगार गैस। वायु अंगार गैस वही कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला है वॉशिंग सोडा,
इसको धोवन सोडा भी कहते हैं, कपड़े धोने के काम में इसका यूज किया जाता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और ये हो गया 10 हाइड्रेट, H2O हाइड्रेट बोल सकते हैं इसको। बेकिंग सोडा NaHCO3, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग यानी पकाने के काम में इसका यूज किया जाता है इस सोडा को, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण CaOCl2, इसको जो है कुछ बुक में ऐसे भी लिखा जाता है, यहाँ हम साइड में लिख देते हैं CaOClCl, यह ऐसा भी आप बोल सकते हैं CaOClCl, या डायरेक्ट बोल सकते हैं CaOCl2। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्टकट में पॉप बोलते हैं, P से प्लास्टर, O से ऑफ, P से पेरिस, पॉप। तो CaSO4 का होल 2 into H2O, ठीक है। अगला है जिप्सम, जिप्सम और प्लास्टर में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों का जो सूत्र होता है वो सेम होता है। जिप्सम से ही हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, आप लोग को पढ़ाएंगे जब सेकेंड चैप्टर हम पढ़ाने लगेंगे केमिस्ट्री में, तो वहां पर कैसे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिप्सम CaSO4, देखो दोनों में CaSO4 है, बस प्लास्टर ऑफ पेरिस में होल 2 है और इसमें जो है इंटू 2H2O है, ठीक है, CaSO4 इंटू 2H2O। नेक्स्ट है कोरंडम Al2O3। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, इसको आप इससे याद रखो, सोडा फॉर सोडियम, सोडियम का सूत्र होता है Na, तो कास्टिक सोडा का NaOH। जस्ट अगला है कॉस्टिक पोटास, पोटास यानी पोटेशियम, तो पोटेशियम का सूत्र K होता है KOH। अगला है फॉस्फिन, फॉस्फिन होता है PH3, फॉस्फिन PH3। नेक्स्ट है फॉस्जीन COCl2, तो ये 20 बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक हैं जिनके फॉर्मूला का आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। कल हम लोग कुछ और इस तरह का सूत्र लिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।